वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो आज हम गज़ल 6 को मुकम्मल करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे और सभी सवालों के जवाब हल करेंगे। इससे पहले जोग्राफ़िया, तारीख़, सियासियात और अब ये उर्दू में नज़म के बाद अब ये गज़ल के सभी सवाल जवाब मेरे चैनल पे अपलोड हैं। तो आप इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गज़ल 6 की। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम गज़ल 6 को मुकम्मल करेंगे जिसे राजिंदर मनचंदा बानी ने लिखा है। तो पहली बात में देखते हैं, गज़ल की शायरी में यूं तो हर तरह के मज़ामीन नज़म किए जाते हैं, लेकिन शायर उनमें ज़्यादातर अपनी ज़ात पर गुज़रने वाले हालात का तज़करा करता है। झील के गज़ल के रदीफ़ में मेरे लिए, रदीफ़ कौन सा है, मेरे लिए से वाज़ेह है कि उसके हर शेर में शायर का अपना तजुर्बा बयान किया गया है। जान पहचान में देखेंगे, राजिंदर मनचंदा बानी की पैदाइश 12 नवंबर 1932 को हुई। इब्तिदाई तालीम के बाद वो अपने ख़ानदान के साथ दिल्ली मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने तदरीस का पेशा इख्तियार किया, यानी वो पढ़ाने लगे। बानी का ताल्लुक उर्दू के नए शायरों के उस नस्ल से है जिसने गज़ल को नया रंग व आहंग अता किया। बानी की गज़लें एक नए तर्ज एहसास की नुमाइंदगी करती हैं। उनकी ज़ुबान व बयान में ताजगी है। उर्दू गज़ल की रवायात में बानी अपनी अलग पहचान रखते हैं। हर्फ़ मोतबर, हिसाब रंग और शफ़क़ शजर उनके शेरी मजमूए हैं और 1981 में दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। तो चलिए उनकी गज़ल पढ़ के हम देखते हैं। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। तो इसका देखिए, हम यहाँ पे वो बोल रहे कि तमाम रास्ता जो है वो फूलों भरा है, यानी खुशियों भरा है, लेकिन क्या है, कोई जो है वो दुआ मांग रहा है। तो कोई कौन है? तो यहाँ पर वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हम उसकी तशरीह देख लेते हैं। शायर रिजाइयत पसंद है, ज़िंदगी की रोशन पहलू उसकी फ़िक्र और तवज्जो के मरकज़ है। वो ज़िंदगी को मस्बत नुक्ते नज़र से देखता है, इसलिए वो कहता है कि मेरे लिए तमाम रास्ता फूलों भरा है। कदम कदम पर गुलहाए रंगारंग की चादरें बिछी हुई हैं और मैं बड़े आराम व इत्मीनान के साथ इन फूलों को रौंदता हुआ राह हयात पर आगे बढ़ता हूँ। लेकिन मेरी ये खुश नसीबी किसी न किसी की दुआओं की मरहून मिन्नत है। कोई है जो मेरे लिए बारगाह इलाही में दस्त दुआ बुलंद किए हुए है और उसकी दुआओं के तुफैल मुझे ज़िंदगी के सारे सुख, चैन और आराम व आसाइशें हासिल हैं। तो चलिए शेर दूसरा देखते हैं। तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए, मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए। तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए, मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए। तो चलिए इस शेर की तशरीह देखते हैं। 2, शायर को अपने महबूब की करम फरमाइयों और मेहरबानियों पर बड़ा नाज है, इसलिए उसे किसी की परवाह नहीं है। वो कहता है कि सारा शहर भी अगर दुश्मन बन जाए और दर पे आज़ार हो तो उसे शहर के लोगों के मुतालिक फ़िक्र नहीं है, क्योंकि अगर सारे दरवाजे उस पर बंद होंगे तब भी उसके महबूब का दरवाज़ा उसके लिए खुला रहेगा। अगला शेर देखते हैं। मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफ़र, मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफ़रों, मगर सफ़र का तकाजा जुदा है मेरे लिए। तीसरे की तशरीह देखते हैं। शायर अपने रफ़क़ाए सफ़र से कहता है कि ऐ हम सफ़र, मुझे तुमसे बिछड़ने का गम ज़रूर होगा। मैं तुम लोगों से बिछड़ना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही अपने सफ़र को जारी रखना चाहता हूँ, मगर मेरे सफ़र का तकाजा जुदा है, क्योंकि मेरी मंजिल जुदा है और मुझे अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोगों से मुआज़रत चाहता हूँ। अगला शेर देखते हैं। अजीब दरगुजरी का शिकार हूँ अब तक,
अजीब दरगुजरी का शिकार हूँ अब तक, कोई करम है ना कोई सजा है मेरे लिए। दरगुजरी यानी बेतवज्जही। तो इसका हम तशरीह देखेंगे। शायर कहता है कि अब तक मैं अजीब बेतवज्जही और तगाफिल का शिकार रहा हूँ। ना मुझे किसी के करम की आस है और ना मैं किसी के सजा देने से खौफजदा हूँ। बस अपने अंदाज में जी रहा हूँ। काश मुझ पर कोई तवज्जो देता, मेरी किसी हरकत से गफलत ना बरतता, दरगुजर से काम ना लेता। ये तजाहिल आरिफाना का रवैया मेरे लिए तकलीफ देह है। मुझे भी काबिल तवज्जो समझा जाए और मुझे भी सजा व जजा का मुस्तहिक करार दिया जाए। तो अगला शेर हम देखेंगे। गुजर सकूंगा ना उस ख्वाब ख्वाब बस्ती से, गुजर सकूंगा ना उस ख्वाब ख्वाब बस्ती से, यहाँ की मिट्टी भी जंजीर पा है मेरे लिए। जंजीर पा होना यानी पाँव की जंजीर बन जाना, अड़चन करना और रोकने वाली। ठीक है, तो हम इसकी तशरीह देखते हैं। ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं होती है, लेकिन इंसान ख्वाबों से प्यार करता है। ख्वाब उसे अच्छे लगते हैं और वो ख्वाबों की दुनिया में खोकर रह जाना चाहता है। जिंदगी उसे जिन चीज़ों से महरूम कर देती है, हालत ख्वाब में उन अशिया को वो अपने तसर्रुफ में पाता है। इसलिए शायर कहता है कि ख्वाबों की पुरकशिश, पुरसुकून और हसीन व जमील दुनिया से बाहर कदम निकालना उसके लिए मुहाल है। वो इस बात का इम्कान जाहिर करता है कि शायद वो ख्वाब ख्वाब बस्ती से गुजर न सके, क्यों कि उस दुनिया की मिट्टी की मकनातीसियत पैरों की जंजीर बनकर उसके पाँव को जकड़े हुए है। मकनातीसियत यहाँ पर जो है, ये लफ्ज़ को कहते हैं चुंबक, चुंबक को कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगला शेर है। अब आप जाऊं तो जाकर उसे समेटूं, तमाम सिलसिला बिखरा पड़ा है मेरे लिए। अब आप जाऊं यानी खुद जाऊं तो जाकर उसे समेटूं, और तमाम सिलसिला जो है वो बिखरा पड़ा है। तो इसकी तशरीह से हम अच्छे से समझ पाएंगे। शायर जिंदगी के ताल्लुक से संजीदा नहीं रहा है। उसके मिजाज की ला उबाली पन ने उसकी ज़िंदगी को बदनज़मी का शिकार बना दिया है। उसकी ज़िंदगी में एक बिखराव की सी कैफियत है। उसकी अपनी तस्वुर की एक दुनिया है जिसमें वो शब व रोज़ खोया रहता है। इसलिए उसने अपनी हकीकी ज़िंदगी को काबिल एतना नहीं समझा। अब शायद उसे अपनी ज़िंदगी की बेतरतीबी का एहसास हुआ है। इसलिए वह कहता है कि अब मैं बज़ात खुद ज़िंदगी के मामलात में दिलचस्पी लूँ और ज़िंदगी के बिखरे हुए तारों पोत को समेटूं तो बात बने। अगला शेर देखते हैं, आखिरी वाला। ये कैसे कोह के अंदर मैं दफन था बानी, ये कैसे कोह के अंदर मैं दफन था बानी, वो अब्र बन के बरसता रहा मेरे लिए। चलिए इसकी तशरीह हम देखते हैं। तशरीह है कि वो लोग जो अपनी ज़ात के हसार में कैद होते हैं, उन्हें दुनिया व माफिया के मुतालिक खबर नहीं होती। उनकी सोच, उनकी फ़िक्र उनकी अपनी ज़ात तक महदूद होती है। वो खुद गर्ज और मतलब परस्त होते हैं। शायर कहता है कि एक वक्त उस पर ऐसा गुजरा कि वो एक ऐसे कोह के अंदर दफन था कि उसे कोई खबर न थी। उसका महबूब अब्र करम बनकर उसके लिए बरसता रहा, मगर वो उससे गाफिल और बेनियाज रहा। तो हम यहाँ पर देखिए हमारी गज़ल मुकम्मल हुई, तो हम उसके मानी व इशारात देख लेते हैं। तो पहला है दरगुजरी बेतवज्जही, जंजीर पा यानी पाँव की जंजीर, अड़चन और रोकने की वाली। मशक़ी सरगर्मियाँ हम मुकम्मल करेंगे। मशक़ी सरगर्मियाँ में हम देखते हैं कि सबसे पहला सवाल है जिसे गज़ल का बगौर मुताला करके झेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक हमें मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर हम सवालों पे चलते हैं। ये वाला देखिए, ये सवाल हम करेंगे पूरे मुकम्मल, पूरे 5 सवाल यहाँ पर है, जिसके लिए हम ये पेन ले लेंगे ताकि हम अंडरलाइन कर सकें। तो पहला है, गौर कीजिए और इस फर्द की निशानदही कीजिए जिसके दुआ से शायर का रास्ता फूलों से भरा है। तो शायर ने दुआ के ताल्लुक से जो बात कही है वो मुबहम और गैर वाज़ेह है। यहाँ उस बात का कयास किया जा सकता है कि ये दुआ माँ की होगी, क्योंकि माँ अपनी औलाद के हक में खुलूस दिल से साथ दुआ मांगती है। माँ से दुआ किसी का खैर ख्वाह और कौन हो सकता है। माँ की खैर ख्वाही बेगर्ज और बेलौस होती है।
दूसरा देखें, गजल के पस मंजर में सफर का तकाजा जुदा है कि वाज़ेह कीजिए। गजल के पस मंजर में सफर का तकाजा जुदा है को वाज़ेह करना है हमें। सफर का तकाजा जुदा होने से मुराद मंजिल जुदा है, तो हम सफरों का साथ छूटना भी यकीनी है, क्योंकि हर मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल को जानिब रवा दवा होगा। अगला सवाल हम देखेंगे तीसरा, गजल के मुतला और हुस्ने मुतला के फर्क को कलमबंद करना है। गजल के मुतला का शेर अपने अंदर गजलियाती आहंग रखता है, जबकि हुस्ने मुतला का शेर हमद के अंदाज सुखन पर और मफहूम का हामिल होता है। तो हम अगला सवाल देखेंगे, चौथा सवाल, दरगुजरी के एहसास का सबब लिखिए। दरगुजरी के एहसास का सबब बताना है। उस पर किसी की नजर करम है और ना कोई उसे काबिल सजा समझता है। लोगों का ये रवैया उसे दरगुजरी का एहसास दिलाता है। अब यहाँ पर सवाल पांचवा, गजल से सन्नते तजाद का शेर नकल करके मुतजाद अल्फाज को खत कशीदा कीजिए। यहाँ पर देखिए, मानवी हुस्न में हम देखेंगे कि गजल से सनते तजाद का शेर नकल करके उसे मुतजाद अल्फाज को खत कशीदा करना है। तो सवाल यहाँ जवाब देखेंगे, सनते तजाद का शेर है, अब आप जाऊं तो जाकर उसे समेटूं मैं, तमाम सिलसिला बिखरा पड़ा है मेरे लिए। अब यहाँ पे देखिए, समेटना और बिखरना ये क्या है, अपोजिट है। यहाँ पर अपोजिट का निशान लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर सनते तजाद है। अगला सवाल है छठा, काफियों के अलावा काफिये के हम सूती अल्फाज गजल से तलाश करके लिखिए। काफियों के अलावा काफियों के हम सूती अल्फाज गजल से तलाश करना है। तो जवाब है, काफिये के हम सूती अल्फाज है दुआ, तरा, का, बरसता। अगला सवाल सातवां है, गजल के मुक्ता के मफहूम को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। अशार की तशरीह के तहत मुक्ता के मफहूम को मुलाहिजा कीजिए। अगला सवाल है 8, हम्द का मफहूम रखने वाला शेर तलाश करके लिखिए। हम्द का मफहूम, यहाँ पर देखिए, हम्द का मफहूम रखने वाला शेर तलाश करके लिखना है। तो जवाब है, हम्द का मफहूम रखने वाला शेर, तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए, मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए। यहाँ पर देखिए सवाल 9, राजिंदर मुंचंदा बानी ने से मुतालिक शब की खाका जो है वो हमें मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे राजिंदर मुंचंदा बानी के शेरी मजमूए हमें बताना है। तो पहला है हरफ मोतबर और दूसरा है हिसाब रंग शफक सजर। अगला ये सवाल, गज़ल की मदद से सतून अलीफ और सतून बे के लफ्ज़ों की जोड़ियाँ लगाना है। तो पहला रास्ता, जिसकी जोड़ी हमने फूल से लगा दी पहला। दूसरे का शहर, शहर को हमने दुश्मन से मिलाया। तीसरा मिट्टी, मिट्टी को हमने जंजीर पा बना दिया। और चौथा जो है वो बस्ती, बस्ती यानी ख्वाब। तो यहाँ ये मुकम्मल हो गया। एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों हम देखेंगे, मौजू लफ्ज़ लिखकर मिसरे के हिस्से को मुकम्मल कीजिए। रास्ता, पहला है रास्ता फूलों भरा है। दूसरा है सफ़र का तकाजा जुदा है। तीसरा मिट्टी जंजीर पा है, सिलसिला बिखरा पड़ा है। यहाँ पे ये भी डन हो गया। एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चे हम इस्तिसाने कलाम देखेंगे, जिसमें पहला है तस्वुराती हुस्न। दर्ज झेल शेर में जो तस्वुराती हुस्न पोशीदा है उसे उजागर कीजिए। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। तो जवाब है, इस शेर में तस्वुराती हुस्नों को समझने के लिए अशार की तशरीह के तहत शेरों की वजाहत मुलाहिजा कीजिए। तो यहाँ इसलोबी हुस्न में हम देखेंगे अलीफ, दर्ज झेल शेर की रोशनी में करम और सज़ा के एहसास को वाज़ेह कीजिए। करम और सज़ा के एहसासात को। तो अजीब दरगुजरी का शिकार हूँ अब तक, कोई करम है ना कोई सज़ा है मेरे लिए। जवाब में हम देखेंगे ये शेर राजिंदर मनचंदा बानी की गज़ल से लिया गया है। शायर कहता है कि बड़ी अजीब बात है, मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है। दुनिया में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे इनाम से नवाजा जाता है। जब इंसान को इनाम मिलता है तो उसे करम का एहसास होता है।
جب کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے، لیکن میرے ساتھ عجیب معاملہ ہے، نہ مجھ پر کرم کیا جا رہا ہے نہ مجھ پر سزا دی جا رہی ہے۔ ایکسٹرا معلومات میں بچوں ہم دیکھیں گے کہ میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے۔ اس مصرے کا اسلوبی حسن جو ہے وہ ہمیں واضح کرنا ہے، تو جواب دیکھتے ہیں۔ یہ مصرع راجندر منچندہ بانی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تمام شہر میرا دشمن ہے، یہاں کوئی میرا ہمدرد نہیں ہے، کوئی مہربان نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ کا در کھلا ہے۔ جب انسان دنیا والوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے در پر بھی دستک دیتا ہے، کیونکہ یہی وہ در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس بات کو شاعر نے بڑی خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے کہ تمام شہر میرا دشمن ہے تو کیا ہوا، مجھے اس کا کوئی غم نہیں، کیونکہ اے اللہ تیرا در کھلا ہوا ہے جہاں جب چاہے میں آ سکتا ہوں۔ قواعد میں ہم دیکھیں گے مقطع، مطلع، حسن مطلع یعنی بند، قافیہ، ردیف سے شعر کی شناخت کرنا ہے ہمیں۔ پہلا ہے تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے، میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے۔ تو یہ کیا ہے پہلا والا، یہ حسن مطلع ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں گے یہ کیسے کوہ اندر میں دفن تھا بانی، وہ ابر بن کے برستا رہا میرے لیے۔ یہ دوسرے کا ہم دیکھیں گے، یہ کیا ہے، یہ مقطع ہے۔ اب قافیے میں کیا کیا ہے، کیا ہے، کھلا ہے، رہا ہے قافیے میں۔ اب ردیف میں کون کون ہے میرے لیے۔ ردیف کیا ہے یہاں پر اس شعر میں، ہے میرے لیے، یہ والا ہے میرے لیے، یہ کیا ہے، سب ردیف ہے، اور کیا، اور کھلا، اور رہا، یہ سب کیا ہے، قافیے ہیں، رہا، کھلا اور کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ڈن ہوا۔ آگے قواعد میں ہم دیکھیں گے درج ذیل جملوں کے سامنے صحیح صنف سکن کا نام لکھنا ہے۔ تو پہلا ہے وہ نظم جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر اس میں قافیے استعمال نہ کیے گئے ہوں، تو وہ کیسا ہوتا ہے، معارہ نظم ہے۔ دوسرا ہے وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، وہ نعت کہلاتی ہے۔ اگلا دیکھیں ہم، یہ قواعد ہے درج ذیل اشعار میں استعمال کی گئی صنعتوں کے نام لکھنا ہے۔ تو پہلا ہے یہاں پہ، اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں، تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے۔ اب یہاں پر کیا ہے، سمیٹنا اور بکھرنا، یہ کیا ہے، یہ صنعت بتانا ہے ہمیں، تو یہ پہلا والا ہے صنعت تضاد ہے، یعنی اپوزٹ ہے۔ دوسرا دیکھیں گے اسیری، پھر ایک راکشس کی اسیری، بہت درد تجھ سے تیرے پاسباں تھے، بہت دور تجھ سے تیرے پاسباں تھے۔ تو یہ صنعت تلمی ہے، اس لیے کہ صنعت تلمی میں جو ہے یا تو ہمیں کوئی تاریخی بات پتہ ہوتی ہے، جیسے کہ یہ ایک تاریخی رام جی کی کہانی ہے، سیتا جی کی، اس میں راکشس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ صنعت تلمی کہلاتا ہے، یا کوئی مذہبی بات، تو اس میں مذہبی بات ہے کیونکہ یہ سیتا جی کی کہانی سے لیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں تیسرا، عجب ہے یہ اسرار وصل و جدائی کہ منزل کو پا کر بھی منزل نہ پائی۔ یہاں پہ کیا ہے، وصل اور جدائی، ملنا اور بچھڑنا، یہ صنعت تضاد ہے، یہ بھی اپوزٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جدائی اور پانا، یہاں پہ دیکھیے پانا ہے جو ہے یہ جو ہے اپوزٹ ہے، جدائی اور پانا۔ اب یہاں پہ دیکھیے قواعد میں شعری ہیئتیں ہمیں بتانا ہے۔ یہ مسمت ہے، دو نظم جس میں کئی بند ہوتے ہیں وہ مسمت کہلاتی ہے۔ ایک بند 3 سے 10 تک اشعار ہوتے ہیں، ہر بند میں مصروں کی تعداد کا یکساں ہونا ضروری ہے۔ مسمت کی 8 قسمیں ہیں، 8 قسمیں۔ مسمت ہر بند میں 3 مصرے، دیکھیے یہاں مسلط ہے، اس میں 3 مصرے، مربع 4 مصروں والے، مقمص 5 مصروں والے، مسدس 6 مصروں والے، مصبع 7 مصروں والے، مسمن 8 مصرے والے، متسع
ہر بند میں 9 مصرے والے، اور مؤثر ہر بند میں 10 مصرے۔ ترجیح بند، ہر بند کے آخر میں ٹیپ کا شعر دہرایا جاتا ہے، کبھی کبھی ہر بند کے آخر میں صرف ایک مصرع بار بار لایا جاتا ہے۔ ترکیب بند، اس کے ہر بند میں عام طور پر 5 سے 11 تک اشعار ہوتے ہیں۔ ہر بند میں غزل کے طرح مستقل قافیہ ہوتا ہے، لیکن ہر بند کا قافیہ جدا ہوتا ہے اور پورا ترکیب بند ایک ہی بحر میں ہوتا ہے۔ ہر بند کے آخر میں ٹیپ کا شعر ہوتا ہے جس کا قافیہ مختلف ہوتا ہے، یہ شعر ہر بند کے آخری شعر میں مربوط ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اضافی معلومات میں ہم معلوم کریں گے مسمت، جس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا۔ یہاں شعری ہیئتیں ہیں۔ شعر کی اصطلاح میں مسمت ایسی نظم کو کہتے ہیں جو کئی بندوں میں لکھی ہوتی ہے۔ ایک بند میں اشعار کی تعداد 3 سے لے کر 10 تک ہوتی ہے، جیسے مسمت کے ہر بند میں مصروں کی تعداد برابر ہونی چاہیے، یعنی پہلا بند اگر 5 مصروں کا ہے تو بعد کے تمام بند میں بھی 5 مصرے ہی ہوں گے۔ مسمت کی 8 قسمیں ہیں: مثلث، مربع، مخمس، متسدس، مسبع، مسمن، متسع، معشر۔ یہ اس میں دیکھیے ہر بند میں الگ الگ طریقے سے کیا گیا ہے۔ یہاں ترجیح بند کرنا ہے تو ترکیب بند اور ترجیح بند زیادہ فرق نہیں ہے۔ ترکیب بند میں ٹیپ کا شعر ہر بار بدلتا ہے، جبکہ ترجیح بند میں ٹیپ کا شعر تبدیل نہیں ہوتا۔ ہر بند کے آخر میں جوں کا توں دہرایا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر بند کے آخر میں صرف ایک مصرع ہی بار بار لایا جاتا ہے۔ اس میں مثالیں بہت کم ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ نامہ اس کی ایک مشہور مثال ہے۔ ترکیب بند، اس کے ہر بند میں عام طور پر 5 سے 11 اشعار ہوتے ہیں۔ ہر بند میں غزل کے طرح مستقل قافیہ ہوتا ہے، لیکن ہر بند کا قافیہ دوسرے بند سے مختلف ہوتا ہے۔ پورے ترکیب بند کا ایک ہی بحر میں ہونا ضروری ہے۔ ہر بند کے آخر میں ٹیپ کا شعر ہوتا ہے جس کا وزن تو باقی نظم کے موافق ہوتا ہے، لیکن اس کا قافیہ مختلف ہوتا ہے۔ اس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ٹیپ کا یہ شعر ہر بند کے آخر شعر سے مربوط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیسن اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور اپنے اردو میڈیم کے دوستوں میں ضرور شیئر کریے، تاکہ انہیں بھی نہ ڈائجسٹ خریدنا پڑے نہ ہی درسی کوئی کتاب، اور اپنے صرف نوٹ بک لیجیے اور میرے بتائے ہوئے جوابوں سے آپ اپنا پورا کامیابی حاصل کریے۔ اور کوئی ڈاؤٹس ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ کریں۔ تو بچوں ملتے ہیں اگلی غزل میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر۔